दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे सारी दुनिया अवगत है और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति उससे बेचैन हुए बगैर नहीं रह सकता। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो हो ही रहा है, लेकिन सत्ता का संघर्ष भी बांग्लादेश में जो है वो चरम पर है। जियोपॉलिटिकल स्तर पर शतरंज की बिसातें बिछी हुई हैं। हर कोई अपने मोहरे आराम से चल रहा है। इसी बीच 16 दिसंबर को बांग्लादेश का लिबरेशन डे होता है, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत भी मनाता है और इसी के उपलक्ष्य में न्यूयॉर्क में आवामी लीग के युवा कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिससे भारत में रह रही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संबोधित किया। शेख हसीना जब से भारत में अर्थात 5 अगस्त से जब से वो भारत में हैं, तब से उन्होंने पब्लिकली कोई बयान नहीं दिया है। इस पूरे समय के दौरान उन्होंने एक बार एक बयान दिया था कि उन्होंने कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया है और उनका जो रेजिग्नेशन लेटर सोशल मीडिया पर तैर रहा है वह फर्जी है। इसके अलावा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने मोहम्मद यूनुस को मास मर्डरर करार दिया और साथ ही जिस तरह वहां जमात के जिहादियों ने जो माहौल क्रिएट किया है उसको उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को एक तरह से उन्होंने बोगस करार दिया। बस बात इतनी ही नहीं है, यह टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह उनका नरसंहार हो रहा है, जिस तरह उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उस पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबने बयान दिए हैं, सबने अपनी चिंताएं जाहिर की है। भारत सरकार निश्चित ही कुछ न कुछ तो कर रही होगी, भले वह नजर नहीं आ रहा है। और नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे जो चीज है वह एक साथ आते जा रहे हैं। इसी बीच मोहम्मद यूनुस आखिर जब से वो आए हैं तब से ये सारी चीजें हो क्यों रही है, या उनके आने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। आज अमेरिकन राजनयिक सत्ता परिवर्तन कराने वाले शख्स के रूप में, उनकी डिप्लोमेट के रूप में दुनिया में उनकी पहचान है। विक्टोरिया न्यूलैंड तो नहीं है अब पावर में, लेकिन डोनाल्ड लू है। और बांग्लादेश में जो हुआ है उसके कर्ता धर्ता मास्टरमाइंड यही है। और वो आज 5 दिसंबर को वो भारत में है। एक तो 5 दिसंबर को वो भारत में है, उधर शेख हसीना ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। तीसरे, आखिर मोहम्मद यूनुस जो यहाँ आए हैं, नोबेल लॉरी बताए हैं, वो बताए क्या जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके साथ ही
उन पर बहुत सारे करप्शन के चार्ज और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज हैं। तो क्या ये ऐसे ही? तो भैया यूनुस साहब अब कब्र में पैर जाने को अटके हैं, लेकिन ऐसे समय में भी वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अंटी में कमा कर रख लिया जाए। तो बांग्लादेश में डीप सी पोर्ट के लिए बांग्लादेश सरकार यूनुस के नेतृत्व में 65 बिलियन टका राइज करने के जुगाड़ में। अब बात है कि ये 65 बिलियन राइज करने में है, तो इससे यूनुस का क्या मतलब? मतलब ये है कि जब ये पैसे जब इकट्ठे होंगे तभी तो कुछ जेब में आएगा। आखिर है तो पाकिस्तान के सहोदर, तो कुछ गुण तो वहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो मोहम्मद यूनुस इस फिराक में लगे हैं। और इसके साथ ही जो बांग्लादेश में एक नैरेटिव है कि बांग्लादेश को जब से आज़ाद हुआ तब से भारत बांग्लादेश को लूट रहा है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली बात है। जिस देश को 1971 में खाने के लाले थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पटसन के बलबूते क्या वह देश सरवाइव कर सकता था? और तब से लेकर अब तक भारत के एक्सपोर्ट पर ही वह देश टिका है। और ऐसे में जब ये कहते हैं कि भारत लूट रहा है, तो वहाँ की गरीब आवाम के मन में ये बातें बरबस ही अट जाती है। वह आंकड़ों पर गौर नहीं करती, उसे आंकड़े नहीं चाहिए, उसे रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। और उसे लगता है कि वास्तव में भारत हमें लूट रहा है और वह उन जिहादियों के बताए दिखाए रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन फल सब्जी से लेकर अनाज तक बांग्लादेश को भारत से, इस पर सोशल मीडिया पर आजकल चुटकी ली जा रही है कि अच्छा अब पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को दैनिक जरूरतों के सामान देने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने 25,000 टन चीनी का एक्सपोर्ट किया है। संभवतः आज़ादी के बाद पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाने वाला यह पहला कमोडिटी है। जिस देश के पास अपने खाने का नहीं है, जिस देश के पास अपने नागरिकों की भूख को शांत करने के लिए व्यवस्था नहीं है, आटा के लिए लाइन लगी हुई है, चीनी 250 रुपये किलो है, वह देश कितना देर तक और क्या वास्तव में वह एक्सपोर्ट करने के लायक है? लेकिन किया है तो इसके पीछे कुछ कारण तो रहे होंगे। अभी ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं कि बांग्लादेश के पोर्ट पर पाकिस्तान के शिप उतर रहे हैं और उनसे जो चीज़ें उतर रही है उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था में रखी जा रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? तो यह हथियार, यह हथियार काम कहाँ आएंगे? तो पाकिस्तान की एक भारत दुश्मनी उसके जन्म के दिन से ही शुरू थी और भारत को अस्थिर करने के प्रयास वह उसी दिन से करता रहा है।
उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। भले ही उसके नेता या मौलाना या कट्टरपंथी कुछ भी वो कहते रहें, जैसे अभी अजहर मसूद ने एक बयान दिया है, कई वर्षों बाद फिर सामने आया है। उसने बयान दिया है कि इजराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान तीनों को वह सबक सिखाएगा। मामला आज तक अमेरिका में किसी पाकिस्तानी ने किसी का गला रेतने की हिम्मत नहीं की। इजराइल को भले देश आपने स्वीकार नहीं किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन इजराइलियों से भिड़ने की हिम्मत नहीं रही। और जिस फलस्तीन के समर्थन में आहे भरते हैं, उस फलस्तीन के 45,000 लोगों को इन पाकिस्तानियों ने ही काटा था। खैर वो पाकिस्तान की बात है, लेकिन इनका मकसद ये है कि बांग्लादेश के माध्यम से भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें अशांति और स्थिरता लाई जाए, चिकन नेक में उपद्रव खड़ा किया जाए। और बांग्लादेश को भी ये सूट करता है, बांग्लादेश के वहाँ के जिहादियों को भी सूट करता है। बांग्लादेश ने अभी एक नया आदेश भी जारी किया है कि पाकिस्तानी अगर कोई बांग्लादेश आना चाहता है तो उसके वीज़ा को आसान कर दिया जाए। स्वाभाविक बात है, जब ये पाकिस्तानी जाएंगे तभी तो वहाँ जिहादी रंगरूट तैयार होंगे और उनकी नियुक्तियाँ होंगी, रिक्रूटमेंट होंगी। ऐसे में भारत के लिए वहाँ एक चुनौती खड़ी हो रही है। लेकिन सवाल है ये है कि क्या मोहम्मद यूनुस टिक पाएंगे? जिस बिल क्लिंटन के आशीर्वाद से और जो बाइडेन के सहयोग से वो बांग्लादेश आए और कमान बांग्लादेश की संभाली, वह जो बाइडेन 20 जनवरी को रुखसत हो जाएंगे। और उनके रुखसत होते ही मोहम्मद यूनुस को भी रुखसती की तैयारी करनी होगी, और उसकी तैयारी वो जानते हैं और इसीलिए वो पहले से ही अपनी रुखसती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी जो भाई साहब आए हैं, लू टू जो हैं वो आए हैं, तो भारत अब उनसे अपना हिसाब किताब तो करेगा, बार्गेन तो करेगा। और लेवरेज आज अमेरिका के पास नहीं है, आज लेवरेज भारत के पास है। और भारत अपनी जो चालें हैं वह बड़े सधे हुए अंदाज में चल रहा है। 2 तारीख को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हिंदुओं की हत्या पर, उनके नरसंहार पर चिंता जताई और वहाँ पीस मिशन, यूनाइटेड नेशंस का पीस मिशन भेजने की मांग की। ये सारी चीज़ें अचानक से कुछ नहीं हो रही हैं। अगर आप देखें तो एक एक चीज़ें बड़े सलीके से, बड़े चरणबद्ध तरीके से हो रही हैं। और एक तरह से कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस धीरे 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 उनका दायरा जो है वह अब सिकुड़ता जा रहा है। ये बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बराक हुसैन ओबामा लॉबी और इनके जो सोरोस गैंग वाले हैं, इनके प्रभाव में कमी आई। ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन इनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुनिया में इतने मसले हैं, यूक्रेन रसिया वार से लेकर इजराइल और हमास के मामले को, उनका ध्यान अभी तात्कालिक तौर पर बांग्लादेश की तरफ आने वाला नहीं है। ऐसे में भारत के लिए
मैदान खाली है और इस मौके को भारत समझता भी है, उसका इंतजार भी करता है और मौका आने पर चौका लगाएगा भी। भारत अभी अडानी के झारखंड पावर स्टेशन से जो बिजली सप्लाई हो रही थी वो मामला चल ही रहा था। इसी बीच त्रिपुरा ने बकाया न लौटाने की वजह से पहले बिजली काटी, उसके बाद बकाया की मांग की। यह भी अनायास नहीं हुआ। एक मजेदार बात अभी याद आया, मजेदार बात यह है, एक रेडीमेड गारमेंट का एक ब्रांड है जिसे आप सब पहनते हैं, लेवाइस। वह बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत रहे पीटर हॉस के करीबी का है और जून में ही लेवाइस का भारत के साथ करार हुआ और आ गया। जून में ये होता है, अगस्त में वहाँ अगस्त के पहले सप्ताह में ही सारी उटपटांग चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यह बताता है कि यह तैयारी कई महीनों पहले से चल रही थी और लोग अपने हित को देखते हुए अपना हित पहले ही पूरा करने की जुगाड़ लगा चुके थे। आज जो बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री का भट्ठा बैठा है, उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित कौन हुआ? भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ काफ़ी ऑर्डर आए। इसके अलावा कुछ और देशों को भी आए, लेकिन वहाँ से तो रोजगार खत्म हुआ और इन जिहादियों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये 4 दिन की उठक बैठक करेंगे और उसके बाद उठक बैठक करने के लिए पेट में दाने भी चाहिए, और तब क्या होगा उस समय, वह समय इनके लिए भारी पड़ेगा। अगर देखा जाए तो जो छात्रों का पूरा आंदोलन, आक्रोशित, अराजकता सब चला था, अब उनमें से कई छात्र जो हैं वह अपने को इससे किनारा काट रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका उपयोग किया गया। बांग्लादेश में सभी जिहादी नहीं है, लेकिन मात्रा तो उनकी ज़्यादा है। बांग्लादेश के बहुत सारे हिंदू भी हैं, ऐसे हिंदू हैं जो बांग्लादेश छोड़कर नहीं आना चाहते। वह एलिट तबका है और एलिट तबका कभी भी ऐसे मामलों में, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, वह प्रभावित नहीं होता। प्रभावित तो सबसे कमजोर वर्ग होता है। तो लोगों को चीज़ें समझ आती है, लेकिन धीरे धीरे। अभी एक ताज़ा बयान अमेरिका की ओर से आया है कि इस्कॉन से जुड़े जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चिन्मय दास से लेकर और भी कई लोग हैं, उनको लीगल असिस्टेंस दी जाए। आपको पता ही है कि उनके वकील पर हमले किए गए। तो ऐसा अभी डायरेक्ट कुछ आपको नजर नहीं आएगा जिससे यूनुस कल सुबह सत्ता में न रहे, लेकिन उनके दायरे इतने सिकुड़ जाएंगे कि फिर उनके लिए वहाँ से टिकना भी मुश्किल होगा और वहाँ से निकलना भी मुश्किल होगा। टिकना भी मुश्किल होगा, निकलना भी मुश्किल होगा। और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जियो पॉलिटिक्स की, दुनिया की, न केवल बांग्लादेश बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक
सब जगह 20 जनवरी का इंतज़ार हो रहा है। कोई 20 जनवरी के पहले काम निपटा लेना चाहता है, तो कोई 20 जनवरी के बाद अपनी रोटी सेकना चाहता है। ब्रिटेन का के संसद से जो बांग्लादेश के मुद्दे पर चिंता जाहिर की गई और उस पर बहस की गई, उसके पीछे का कारण यही है कि ब्रिटेन, खासकर लंदन में बीते कुछ महीने पहले जिस तरह इस्लाम और इस्लामियत के नाम पर महाहुदंग मचाया गया, मार काट और दंगे किए गए, उससे वह सोसाइटी भूली नहीं है। उसके जख्म अभी गहरे हैं, अभी हरे हैं, गहरे हैं, हरे। तो देखिए, अभी बांग्लादेश का खेल अभी और चलेगा और इसमें बहुत कुछ नया, बहुत कुछ चौंकाने वाले चीज़ें आपके सामने आएगी और उन चौंकाने वाली चीज़ों को से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।